Hello everyone. So today we're going to take Union and its territory. It's chapter 5 of Lakshmikant book. So इसमें आज हम देखेंगे यूनियन और टेरिटरीज़ के बारे में, जिसमें हम आर्टिकल 1 से 4 तक की बात करेंगे विच आर देयर इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So let's see what's there in these articles. फर्स्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत. सेकेंडली यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. सो इसमें दो चीज़ें हैं कि पहली बात ये आर्टिकल बताता है कि कंट्री का नाम क्या है. इंडिया बोलो या भारत बोलो एक ही बात है. सेकेंडली द टाइप ऑफ पॉलिटी ऑफ आर कंट्री. ये भी बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटी डू वी हैव इन आर कंट्री. सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंट्री का नाम डिसाइड हो रहा था, तो सम पीपल वर सेइंग दैट इंडिया नाम होना चाहिए, सम वर सेइंग भारत नाम होना चाहिए. सो देयरफॉर कोई कंक्लूजन नहीं आ पा रहा. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ मिक्स ऑफ बोथ. सो देयरफॉर इट्स रिटन इंडिया दैट इज़ भारत. सेकेंडली यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इंडिया यूनियन रादर देन ऑल्दो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर. सो हमने फेडरल वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, फेडरेशन क्यों नहीं यूज़ किया. सो बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि फ़र्स्ट इंडियन जो फेडरेशन है वो यूएस के फेडरेशन की तरह नहीं है जहाँ पे सारे स्टेट्स ने एग्री किया कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे. सो स्टेट्स ने एग्री नहीं किया था कि हम लोग मिल के एक फेडरेशन बनाते हैं. सेकेंडली स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सके. सो इसीलिए जो यूनियन है, इंडिया जो कंट्री है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है. लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, जो कि हम आगे देखेंगे. क्योंकि स्टेट्स की बाउंड्रीज बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हैं, या स्टेट्स का दर्जा उनसे हटाया जा सकता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ. सो इसलिए कहते हैं कि यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं. सो और हमने इनको कंट्री को स्टेट्स में बस इसलिए डिवाइड किया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंडली आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ में. फर्स्ट इज़ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, सेकेंड यूनियन टेरिटरीज, एंड थर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. नाउ लेट्स सी इन तीनों कैटेगरीज़ में डिफरेंस क्या है और तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं. सो जो पहली चीज़ है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट. सेकेंडली एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़. 28 स्टेट्स इसलिए हैं बिकॉज जब तेलंगाना बना था 2014 में तो 29 स्टेट्स हो गए थे. बट रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को अब स्टेट नहीं रह गया, वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया. सो देयरफॉर वी हैव 28 स्टेट्स. नाउ व्हाई 8 यूनियन टेरिटरीज़? काफ़ी जगह अभी भी बोला गया है, लिखा गया है कि 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, बट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज़. वो ऐसे कि जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया, ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो 9 हो जानी चाहिए थी, बट 8 इसलिए है क्योंकि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आर मर्ज टुगेदर. सो दिसंबर 2019 में रिसेंटली हुआ, सो इसलिए अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो अब सारे स्टेट्स में लागू होते हैं. सो मतलब एक यहाँ पे पहले एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर, अब वो भी नहीं रहा. सो देयरफॉर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स. हाउएवर यहाँ पे कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर पार्ट 21. सो जैसे कि स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका. सो इनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए और भी दूसरे रीजंस के लिए इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 371 के अंदर. ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इन लेटर वीडियोस. नेक्स्ट एक और इसका एक्सेप्शन है कि 5th और 6th शेड्यूल में सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ विद इन द स्टेट्स. इसके बारे में भी बाद में बात होगी. सो जो शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ होते हैं विद इन द स्टेट्स विच आर देयर इन 5th एंड 6th शेड्यूल, ये भी एक एक्सेप्शन बन जाते हैं प्रोविजंस के लिए. नेक्स्ट सो
टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टेरिटरी ऑफ इज टेरिटरी ऑफ इंडिया सेम एज द यूनियन ऑफ इंडिया? नो। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इट्स अ वाइडर एक्सप्रेशन, उसके अंदर और वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ मतलब होता है सिर्फ स्टेट्स का। इट ओनली इंक्लूड स्टेट्स जो फॉर्मर स्टेट्स रहे थे जब एक कंट्री डिसाइड हुआ था, मतलब जब फिर मतलब जब एक कंट्री बना था। लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें सिर्फ स्टेट्स इंक्लूड नहीं होते, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं और वो टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में ली, राइट। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट द states are the members of federal system and share a distribution of power with the state. So ये तो सबको पता है कि जो states हैं वो federal system का हिस्सा हैं and वो power share करते हैं between the power is shared between states and center. ठीक है। The union territories and the acquired territories on the other hand direct are, ठीक है, states में अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और पावर शेयरिंग होती है स्टेट और सेंटर के बीच में। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो दूसरी टेरिटरीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करती है बाद में, या जो भी उन्होंने एक्वायर की है अभी तक, वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात की गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर की ना, हाउ इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज, मतलब कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इंडिया फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर करता है। सो अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ, सो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कुछ मोड्स हैं जिनसे कि आप फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि सेशन फॉलोइंग ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइड, ऑक्यूपेशन, ठीक है, फिर कॉन्क्वेस्ट और सब्जुकेशन से। सो फॉर एग्जांपल जो इंडिया है उसने काफ़ी फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर की, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ठीक है, ऐसी कुछ टेरिटरीज जो इंडिया ने बाद में एक्वायर की। नाउ आर्टिकल 2 जो है इट ग्रांट्स पावर टू द पार्लियामेंट, दो पावर्स ग्रांट करता है आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को। फर्स्ट, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, एंड सेकंड द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। फर्स्ट पावर तो है कि वो नए स्टेट्स बना सकता है, ठीक है, जो कि यूनियन का पार्ट बन जाएंगे। सेकंड है न्यू स्टेट्स को यूनियन का पार्ट बना सकता है, एंड सेकंड द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 में है कि नए स्टेट्स के बारे में बात होती है, लेकिन जो आर्टिकल 3 है उसमें बात होती है इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 2 में नए स्टेट्स के बारे में हम बात करें कि कोई नया स्टेट बनाना या उसको यूनियन का पार्ट बनाना, लेकिन आर्टिकल 3 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसी को कुछ चेंजेस करना, उसमें उसकी बाउंड्री को बड़ा किया, छोटा किया, मर्ज किया, ये सारे। सो ये आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। सो आर्टिकल जो 3 है उसमें एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंजेस की बात की गई है। सो वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। अब ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ, एक तो वो नया स्टेट बनाए किसी और एक स्टेट को 2 में तोड़ के, या 2 स्टेट्स को जोड़ के, या दूसरे कोई जो टेरिटरीज आसपास की हैं उसको मर्ज करके। सेकंड, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर दे। थर्ड, टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, एंड लास्ट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, ये तो बहुत बार हुआ है कि स्टेट्स के नाम बहुत बार बदले गए हैं। लेकिन जब आर्टिकल 3 में ये सब कुछ पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, मतलब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर आपको कुछ भी चेंज करना है आर्टिकल 3 के थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में, तो आपको पहले प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में।
सेकेंड, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम, ठीक है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल तो प्रेसिडेंट को ये बिल स्टेट लेजिस्लेटर्स को भी देना होगा, जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट से कंसर्न है उनको भी देना होगा ये बिल फॉर उनके व्यूज़ जानने के लिए एंड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें भी द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो चाहे तो एक्सेप्ट करे जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स ने सजेशन दिया या उनके जो भी व्यूज़ हैं, या तो रिजेक्ट कर दें, ठीक है। सेकेंडली, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़, जब यूनियन टेरिटरीज़ का रीऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो उसमें लेजिस्लेचर्स से उनके व्यूज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पार्लियामेंट खुद से अपना डिसीजन ले सकता है, बिकॉज यूनियन टेरिटरीज तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है। नेक्स्ट इज hence the territorial integrity of any state is not, ठीक है, तो because we have seen in आर्टिकल 3 कि किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज हो सकता है और ये सब हो सकता है, सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात स्टेट्स की बात की गई है आर्टिकल 3 में, तो इससे पता चलता है कि स्टेट्स का एग्जिस्टेंस गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो देयरफॉर इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है लेकिन स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल हैं, वेरएस अमेरिका में है कि इट इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, वहाँ पे ना यूनियन आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो ना ही तो स्टेट्स डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, पर हमारे यहाँ पे स्टेट्स डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट की कोई और स्टेटहुड की कोई गारंटी नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि आप भी देखा रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का, उसको स्टेटहुड का गारंटी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए वो आसानी से उसको स्टेट से तो यूनियन टेरिटरीज़ में बना दिया गया। सेकेंडली, मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद में डिक्लेयर्स, ठीक है, आर्टिकल 4 के अंदर बात की गई है कि जो भी चेंजेस होते हैं आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा नए स्टेट्स बनाना या चेंजेस करना आर्टिकल 3 के थ्रू दूसरे स्टेट्स में, उसको दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जैसे हमने पहले वीडियोज़ में बात किया था आर्टिकल 368 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, सो इसमें जो भी चेंजेस होते हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, सो वो आर्टिकल 4 खुद कहता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कहेंगे, सो इसलिए ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स से पास हो जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं ऐसे लॉज। अब क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट के पास इतने सारे पावर्स हैं स्टेट से रिलेटेड भी, so does the parliament have the power to diminish the area of state also includes the power to cede Indian territory to a foreign territory, मतलब अब जब इतने सारे पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास में, तो क्या वो किसी भी इंडियन टेरिटरी को इंडिया से हटा के फॉरेन टेरिटरी में मिला सकता है या उन्हें दे सकता है। सो अब ये इंक्लूडेड है कि नहीं आर्टिकल 3 में, दिस इज़ डिबेटेबल। सो इसमें फेमस केस आया था बेरूबेरी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल में 1960 में। सो इसमें जो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का टू सीड अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी नोन एज बेरूबेरी यूनियन, सो बेरूबेरी यूनियन एक नाम था टेरिटरी का, सो उसको ये लोग बांग्लादेश को देने वाले थे, तो उससे फिर लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी हुआ था बहुत ज़्यादा, एंड फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर नहीं है टू secede एनी इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ऐसा तभी कर सकती है जब वो अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर 368, तो इसके लिए अमेंडमेंट चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1960s में, जिसके थ्रू बेरूबेरी यूनियन दिया गया पाकिस्तान को। ओके, देन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया टू एक्वायर। सो इसके अंदर हुआ था कि टू एक्वायर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2015 में। सो इसके थ्रू
क्योंकि जो भी पहले चेंजेस हुए थे कि पहले वहाँ पे जो भी टेरिटरीज एक दूसरे के पास थी इंडिया और बांग्लादेश की, उन्होंने आपस में वापस एक्सचेंज कर ली। सो इंडिया ने कुछ टेरिटरीज अपनी बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश ने कुछ टेरिटरीज अपनी इंडिया को दी। सो ये सब कुछ हुआ 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कारण। और इवन उनकी बॉर्डर भी डिसाइड हुई थी फॉर दीज 3 पर्पसेस। और इसकी वजह से एक अमेंडमेंट करना पड़ा। दिस अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजंस रिलेटेड टू 4 स्टेट्स, ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। ये जो उस साइड के स्टेट्स थे, इसमें कुछ इनके प्रोविजंस में मॉडिफिकेशंस भी करने पड़े इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Now let's see about evolution of states and union territories. अब union territories और states कैसे evolve हुए हैं, right? So first is integration of princely states. So इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 2 टाइप के पॉलिटिकल यूनिट्स थे, ठीक है। फर्स्ट वाज ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करता था, ठीक है। और सेकेंडली थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पे नेटिव प्रिंसेस थे, बट उनके पैरामाउंटेसी ब्रिटिश क्राउन की थी, बट वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रहे थे। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बने, इंडिया और पाकिस्तान। उन लोगों के पास प्रिंसली स्टेट्स के पास में 3 ऑप्शन दिए गए उन्हें। फर्स्ट, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, सेकंड, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। तो इसमें टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री में आ रहे थे। उसमें से 549 ने तो डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, बट जो रिमेनिंग 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने मना कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने से, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद दे वर इंटीग्रेटेड विद इन इंडिया। हैदराबाद को कैसे किया? थ्रू पुलिस एक्शन, जूनागढ़ को किया थ्रू रेफरेंडम, एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। ऐसे ही प्रिंसली स्टेट्स पार्ट बने इंडिया का। नेक्स्ट 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चेंज किया कि उसमें 1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का। तो इंडियन यूनियन जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, राइट, जिसमें से अलग अलग स्टेट्स थे, लेकिन पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आके देखेंगे। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, कैसे वो बने, एवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट्स का, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, जो कि 1948 में बनी थी, ठीक है। जब स्टेट्स बन रहे थे, एक डिमांड चल रही थी, बहुत सारे डिफरेंट रीजन से डिमांड आ रही थी कि आप और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करिए ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करिए। इसलिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे डिमांड आ रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे अपॉइंटेड अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। उन्होंने एक लैंग्वेज ये डिसाइड करने के लिए कमीशन बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ S.K. धार, इसलिए इसको कहते हैं धार कमीशन, 1948 में, राइट, जून 1948 में। इस धार कमीशन ने रिकमेंड किया to reorganize the states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor। मतलब इन्होंने कहा कि आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करिए, लिंग्विस्टिक फैक्टर के हिसाब से नहीं। लेकिन इसकी ये रिपोर्ट आने के बाद में और ये रिकमेंडेशन आने के बाद में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हुआ, तो फिर गवर्नमेंट को एक और कमीशन अपॉइंट करना पड़ा, अनादर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। इसमें 3 मेंबर्स थे, इसको कहते हैं JVP कमेटी। JVP बिकॉज J जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल एंड P पतबी सीतारमैया, ठीक है। इन्होंने फिर इस पूरे क्वेश्चन को वापस एग्जामिन किया। इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1949 में, एंड इन्होंने फॉर्मली, बिकॉज धार कमीशन ऐसे रिजेक्ट नहीं किया कि आप लिंग्विस्टिक फैक्ट बेसिस पे आप स्टेट्स में डिवाइड करो, उन्होंने बस कहा कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करें। बट JVP कमेटी ने बहुत फॉर्मली रिजेक्ट किया आइडिया को, लैंग्वेज के आइडिया को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लेकिन फिर वापस इस कमेटी का भी बहुत
इस कमेटी की रिकमेंडेशंस की वजह से भी बहुत रिजेंटमेंट हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो फिर वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1953 में एक और कमेटी, सॉरी नॉट इन 1953, इन 1953 एक और कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी, फजल अली कमीशन। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ है कि अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, आंध्रा स्टेट। ठीक है, उसमें तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे उसको मद्रास स्टेट से अलग किया गया, तो ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। नेक्स्ट फजल अली कमीशन 1953। सो बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हुआ, जैसे आंध्रा स्टेट बनाया तो अब दूसरे रीजन्स ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया टू क्रिएट स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो फिर वापस गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू मेक अनदर कमीशन। सो इसमें फिर 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। ठीक है, सो इसमें 3 मेंबर्स थे टोटल। फजल अली थे इसके चेयरमैन और 2 दूसरे मेंबर्स थे KM पानिक्कर एंड HN कुंजरू। ठीक है, इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज को ऐसे एज ए बेसिस बना सकते हैं फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बट दे रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। मतलब इन्होंने कह तो दिया कि ठीक है आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दो, बट यू कैन नॉट हैव वन लैंग्वेज फॉर वन स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में एक लैंग्वेज बोलिए तो उसको एक स्टेट बना दो। लैंग्वेज क्राइटेरिया होगा, बट ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने कुछ और भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो कि एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में कंसिडर करनी चाहिए। दीज वर, ये उन्होंने 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे। As you can see, first, preservation and strengthening of the unity and security of the country. Second, linguistic and cultural homogeneity. Third, finance, economic and administrative considerations. And D, planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as the nation as a whole. ठीक है, now they also suggested कि जो 4-4 क्लासिफिकेशन सिस्टम था स्टेट्स का जो 1950 में, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1950 में जो स्टेट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पार्ट A, B, C, D। तो इन्होंने कहा कि नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अबॉलिश दैट 4-4 सिस्टम और उनको बनाना चाहिए 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया इनकी रिकमेंडेशन को, लेकिन थोड़े माइनर मॉडिफिकेशंस किए। ठीक है, फिर बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 में आया एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में ही आया। सो उसमें जो पार्ट A और B का जो डिस्टिंक्शन था उनको हटा दिया गया, तो मतलब एक पूरा एक कैटेगरी बन गया। एंड पार्ट C स्टेट्स को पूरा अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, पार्ट A और B का जो डिफरेंस था उनको हटा दिया, एक कर दिए, एंड पार्ट C का तो पूरा अबॉलिश कर दिया वो वाली लिस्ट। सो एज ए रिज़ल्ट टोटल हो गए अब 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सो 1 नवंबर 1956 के दिन पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC, इसमें मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट को मर्ज कर दिया टू फॉर्म मध्य प्रदेश स्टेट। इसीलिए हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर 1956 को। Second, okay, so now what were the new states and union territories which were created after 1956? तो 1956 तक तो हमने देखा कि 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी, बट 1956 के बाद भी काफ़ी चेंजेस हुए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी डिमांड्स आती रहती थी कि पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल कंडीशंस या पॉपुलर एजिटेशंस के कारण डिमांड्स थी दैट कल्चरल होमोजेनिटी या लैंग्वेज के बेसिस पे और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से और भी स्टेट्स बने, जैसे कि महाराष्ट्र। और ये वाले लिस्ट याद करना ज़रूरी है बिकॉज इट कम्स एज एन MCQ। बहुत बार ये लिस्ट आ जाती है एंड क्वेश्चन में पूछा जाता है अरेंज करने के लिए इनको। सो फर्स्ट वाज महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो महाराष्ट्र एंड गुजरात को 1960 में बॉम्बे से अलग किया गया। ठीक है, सो महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग पीपल वर देयर एंड गुजरात में गुजराती स्पीकिंग। सेकेंड वाज दादरा एंड नागर हवेली इन 1961। सो जो दादरा एंड नागर हवेली थी इट वाज अ पोर्चुगीज़ रूल टेरिटरी। ठीक है, सो
but it was converted into a union territory through 12th constitution through 10th constitutional amendment act. ठीक है. Then next is गोवा दमन एंड दीव. गोवा दमन एंड दीव ये जो थी ये भी पोर्चुगीज़ रूल टेरिटरीज थी. इसको थ्रू पुलिस एक्शन लिया गया 1961 में, एंड थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1962 दे वर टेकन फ्रॉम पोर्चुगीज़. ठीक है, और ये इंडिया में ऐड हो गई. सो इसमें गोवा में आगे चल के आप देखेंगे कि गोवा को 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिला, एंड दमन एंड दीव तो यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. पुडुचेरी जो थी वो फॉर्मर जो थे वो फ्रेंच स्टैब्लिशमेंट थे, जिसमें पुडुचेरी में सिर्फ पुडुचेरी नहीं आता है. पुडुचेरी में 4 चीज़ें आती हैं. एक तो पुडुचेरी, ठीक है, कराईकल, माहे एंड यनम. एंड इफ़ यू सी दीज 4 प्लेसेस ऑन द मैप, ये चारों अलग अलग जगह लोकेटेड हैं. ठीक है. सो पुडुचेरी इन चारों को मिला के बनता है. एंड फिर सब्सिक्वेंटली लेकिन फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया. देन कम्स नागालैंड. नागालैंड को स्टेट बनाया असम से अलग करके इन 1963, एंड दस इट बिकेम अ 16th स्टेट. देन कम्स हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश. हरियाणा को 1960 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफर्केटेड फ्रॉम हरियाणा. ठीक है, पंजाब और हरियाणा को अलग किया तो हरियाणा बिकेम द 17th स्टेट. ठीक है. Then Himachal Pradesh became the 18th state in 1971. Okay, 1966 में हरियाणा बना था, एंड आई हैव नॉट रिटन. हिमाचल प्रदेश जो है ये बना था 1971 में. देन मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. मणिपुर बना 19th स्टेट, त्रिपुरा बना 20th स्टेट एंड मेघालय बना 21st स्टेट 1972 में. ठीक है. देन सिक्किम जो था इट वाज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय चौग्याल. ठीक है. सो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं. उसमें फिर तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1974 में, जिसके थ्रू सिक्किम का डिज़ायर था टू हैव एन एसोसिएशन विद ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया. ठीक है. फिर उसकी वजह से 2 नए आर्टिकल्स ऐड करने पड़े, आर्टिकल 2A और न्यू स्केड्यूल 10th स्केड्यूल. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. लेकिन फिर वो सिक्किम का डिज़ायर फिर और बढ़ा. उन्होंने कहा कि उनको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनना है, इंडिया का ही हिस्सा बन जाना है उनको. सो देयरफॉर केम दी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे सिक्किम को फुल फ्लेजडली एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, एंड दस इट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. इसकी वजह से क्या हुआ, 1st और 4th स्केड्यूल में चेंजेस करने पड़े, बिकॉज एज यू नो फर्स्ट स्केड्यूल में चीज़ें होती है अबाउट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें चेंज हुआ. एंड 4th स्केड्यूल में चेंज हुआ, एंड ऑल्सो आर्टिकल 371F ऐड हुआ. ठीक है. एंड जो पहले जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड किया गया था आर्टिकल 2A एंड 10th स्केड्यूल, उनको वापस रिपील करके हटा दिया गया, मतलब वो रिपील हो गए. ठीक है. देन मिज़ोरम, इट बिकेम 23rd स्टेट. अरुणाचल 24th स्टेट बना. गोवा 25th स्टेट बना 1987. देन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड. 2000 में छत्तीसगढ़ बना 26th स्टेट, उत्तराखंड बना 27th स्टेट एंड झारखंड बना 28th स्टेट. एंड फाइनली तेलंगाना तेलंगाना 2014 में सबसे लेटेस्ट स्टेट बना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ. ठीक है. सो दीज आर द स्टेट्स जो कि 1956 के बाद में बने. अब ये स्टेट्स भी बन गए, लेकिन तो ये स्टेट्स बने तो अब इनमें चेंजेस हुआ. ठीक है. सो 1956 के टाइम पे थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन 2014 जब लेटेस्ट स्टेट बना तेलंगाना का, तो उस टाइम तक हो गए 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. अब उसके स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो गए और 1956 के बाद और भी स्टेट्स बने. अब स्टेट्स के नाम भी बदलते गए. सो काफ़ी स्टेट्स के नाम बदले, जैसे कि 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस फर्स्ट स्टेट बना, जिसका कि नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश बन गया वो. ठीक है. 1969 में बना, मद्रास को बना दिया तमिलनाडु.
तमिलनाडु, ठीक है, इसको रीनेम कर दिया गया। देन 1973 में मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका। 1973 इन द सेम ईयर Laccadive, Minicoy एंड अमिनदीवी आइलैंड्स आर वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 2006 में उत्तरांचल बन गया उत्तराखंड। 2006 में ही सेम ईयर में पौंडीचेरी एज पुडुचेरी, Pondicherry was renamed as Puducherry, and in 2011 Orissa was named as Odisha। ठीक है, ये सारे लेटेस्ट, वो ये सारी लिस्ट है द चेंजेस ऑफ नेम्स। ओके, सो नाउ एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स। हमने पहले भी बताया था 28 स्टेट्स हो गए, बिकॉज जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, बिकॉज दादर एंड नागर हवेली आर मर्ज्ड विद दमन एंड दीव। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दैट we have total 8 union territories. These are Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, and Dadar and Nagar Haveli, Lakshadweep, Delhi, Pondicherry, Ladakh, Jammu and Kashmir. Okay, so here we come to, ठीक है, so यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में। सो ये एक समरी है सारे आर्टिकल्स के जो हमने आज किए, आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 हमने जैसे कि फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट नेम्स एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। ठीक है, आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2A जो कि बाद में ऐड हुआ था लेकिन बाद में रिपील भी हो गया था सिक्किम का। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज़, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में जो चेंजेस होते हैं। आर्टिकल 3 में उसके बारे में बात की गई है। एंड आर्टिकल 4 में बात की गई है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में ओके, सो थैंक you for watching, and if you like it, share it with your friends and subscribe to our channel to get more such videos. Thank you.